हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट के जो दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर थे एडुकेशन के, वो हम लोग उनसे कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था किसी एक वीडियो के नीचे कि दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है, इसीलिए ये वीडियो में लेके आई हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is the correct order of measurement scales? Measurement scale आप लोगों को मालूम ही होगा कितने हैं measurement scales। 4 types of measurement scales है। कौन कौन सा है? Nominal, ordinal, interval and ratio, है ना। सबसे छोटा कौन सा है? मतलब सबसे छोटा है नॉमिनल। ठीक है, उनके बाद आते हैं ऑर्डिनल, देन इंटरवल, देन रेशियो। ठीक है, जो नॉमिनल में क्या होता है? सिर्फ कैटेगरी या नेम या कैटेगरी हम लोग को मालूम होता है। ऑर्डिनल में क्या होता है? ऑर्डिनल में जो वेरिएबल्स आते हैं वो ऑलरेडी नॉमिनल भी है। ठीक है, इंटरवल जो वेरिएबल्स इंटरवल में आते हैं वो ऑलरेडी नॉमिनल ऑर्डिनल दोनों है। एंड जो रेशियो स्केल में आते हैं वो ऑलरेडी नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल सब कुछ है। ठीक है, तो सबसे छोटा है नॉमिनल, उसके बाद ऑर्डिनल, देन इंटरवल, देन रेशियो, अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करेंगे तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2। अ वेइंग मशीन मोस्टली ओवर मेजर्स द वेट ऑफ इंडिविजुअल्स। एक ऐसा वेट लेने वाला मशीन है जो कि क्या करता है, जो वेट ना मतलब जितना वेट है इंडिविजुअल का, जितना वेट है वो नहीं दिखाते हैं। ठीक है, वेट मतलब अगर किसी का 50 kg है तो वो ना वेइंग मशीन ज़्यादा दिखाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एरर को, ये जो एरर आ गया है उस टाइप का एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वो होता है सिस्टमेटिक एरर, क्योंकि सिस्टम में खराबी है। कौन सा सिस्टम? ये जो मशीन है ना, मशीन में खराबी है, इसीलिए रिजल्ट में एरर आया है। ठीक है, जितना आना चाहिए उतना नहीं आया है, एरर आया है। क्यों आया है? क्योंकि मशीन में खराबी है। मशीन क्या है? मशीन एक सिस्टम है। ठीक है, तो ये होता है सिस्टमेटिक एरर। चलो, देन क्वेश्चन नंबर 3। rapport building will be emphasized in which of the counseling paradigm? rapport building क्या होते हैं? मानो कि आप एक काउंसलर हो एंड आपके पास कोई एक क्लाइंट आते हैं। ठीक है, क्लाइंट क्यों आया है? क्योंकि उनका कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे चाहते हैं। ठीक है, तो किसी इंडिविजुअल को अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देने जाओगे तो आपको ना प्रॉपर उसके प्रॉब्लम मालूम होना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए अगर वो इंडिविजुअल डिटेल में उनके प्रॉब्लम आपको बताते हैं तभी तो आप उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे सकते हो एज ए काउंसलर, है कि नहीं? तो इसीलिए, और कभी कभी क्या होता है ना, जो इंडिविजुअल आते हैं प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, लेकिन आप तो उनके लिए अननोन पर्सन हो, तो आपको ना वो सब कुछ नहीं भी बता सकते हैं और फिर बताने के लिए ना हेजिटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनके जो हेजिटेशन है, वो जो आपके साथ मतलब सब कुछ शेयर करने के लिए जो मतलब फ्रीली शेयर नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे? उनके साथ ना आप पहले एक अच्छा रिलेशन बनाओगे, मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन बनाओगे, ताकि वो उसके माइंड में जो कुछ है सब कुछ आपके साथ शेयर कर सके। ठीक है, तभी क्या होगा? तभी उनके प्रॉपर प्रॉब्लम आपको मालूम पड़ेगा और आप ना उसी हिसाब से उनको सॉल्यूशन दे सकते हो, है ना। तो वो होता है rapport बिल्डिंग, जो पर्सन के साथ ना, जो मतलब क्लाइंट के साथ काउंसलर जो फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं ना और फिर बिल्ड करते हैं, वो होता है rapport बिल्डिंग। ठीक है, और वो कौन से काउंसलिंग में देखा जाता है? रैशनल काउंसलिंग में वो देखा जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत आते हैं फ्रेंड्स, मतलब ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चंस, तो आप लोग ना क्या करोगे? ज़्यादा टाइम कंज्यूम मत करो इसमें।
ठीक है। अगर आप लोग पूरा क्वेश्चंस पढ़ने लगोगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो आप लोग ना जल्दी जल्दी इस साइड में जो ऑप्शन है, जो पॉइंट है, हाँ उनको देखो पहले। फाउंडेशन कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकम कोर्स, एनहेंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज कोर्स देख लिया एक बार, जल्दी जल्दी देख के फिर आप एक बार सोचो कि आपको कौन सा वाला किसका मतलब कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से आपको मालूम है, ठीक है। एंड उसी हिसाब से इनमें से वो ढूंढो आप, ठीक है। अभी देखो ये ऑप्शन सी में क्या है, प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकम कोर्सेज। तो प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास जो नॉलेज है, जो स्किल है, उनको हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना, वही तो होता है प्रैक्टिकल। तो इस टाइप का आंसर है या नहीं आप देखो, तो आप देखोगे कि ये जो 3 ऑप्शन है यहाँ पे, फॉर प्रोवाइडिंग सिचुएशंस ऑफ अप्लाइंग पेडागोजिकल नॉलेज एंड स्किल्स, पेडागोजिकल जो नॉलेज एंड स्किल है उनको अप्लाई करने का जो सिचुएशन प्रोवाइड किया, तो वही तो होता है प्रैक्टिकल, है कि नहीं। तो सी का आंसर हो गया 3। तो सी का 3 वाला ऑप्शन है या नहीं देखो आप, तो सी का 3 वाला एक ही ऑप्शन है ना, इसमें ही सी का आंसर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, इंडिया में जब आप इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्लान करोगे तो आप किस किस पे ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन क्या होता है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ना 2 टाइप्स के होते हैं, इन सर्विस एंड प्री सर्विस। प्री सर्विस कौन कौन सा है, जो हम लोग बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, एमएड करते हैं, है ना, वो सब हो गया इन सर्विस, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। मतलब टीचिंग जॉब में जाने से पहले आपको जो ट्रेनिंग दिया जाता है, जो प्रॉपर स्किल आपके पास होना चाहिए, जो नॉलेज स्किल एबिलिटीज़ आपके पास होना चाहिए, उनके लिए जो ट्रेनिंग आपको दिया जाता है वो होता है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, है कि नहीं। एंड इन सर्विस में क्या होता है, इन सर्विस मतलब जो लोग अभी वो सर्विस में है, कौन सा सर्विस, टीचिंग सर्विस, मतलब टीचिंग जॉब में, मतलब जो लोग अभी टीचर है उन लोगों के लिए भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होते हैं, है कि नहीं। मानो कि अभी आप एक टीचर हो, तो आपके पास एट प्रेजेंट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है, एबिलिटीज़ है ना, कैसे पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट्स को, उनसे रिलेटेड स्किल सब कुछ आपके पास है। लेकिन टाइम टू टाइम क्या होता है, टाइम टू टाइम आपको आपके नॉलेज या स्किल्स या एबिलिटीज़ को अप टू डेट करना पड़ता है कि नहीं। अभी आपके पास जो नॉलेज है, स्किल है, 10 साल बाद वही नॉलेज वही स्किल से काम नहीं भी चल सकता है ना। अप टू डेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम सिचुएशन तो चेंज होता रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो लोग टीचिंग जॉब में है उनके लिए भी ट्रेनिंग के रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। जब इंडिया में आप इन सर्विस टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान कर रहे हो तो उस टाइम में किस में आप ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो इन सर्विस टीचिंग लर्निंग सिस्टम है वो टीचर प्रिपरेशन के एक इंटीग्रल पार्ट होना ज़रूरी है। मतलब टीचर हम लोगों के माइंड में, हम लोगों का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि टीचर को अगर प्रिपेयर करना है ना, टीचर के नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज सब कुछ अपडेट करना है। ये सब कुछ क्या होता है, मतलब टीचर को सब कुछ दिया, मतलब टीचर को प्रिपेयर किया फिर से, है ना, फ्यूचर चैलेंजेस के लिए उनको प्रिपेयर किया। तो टीचर को जब प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके लिए इन सर्विस टीचिंग लर्निंग सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया बी, फोकसिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन के पास जो रिसोर्स है, अभी ह्यूमन मतलब टीचर्स को बोला है, तो टीचर के पास क्या क्या रिसोर्सेज है, टीचर के पास जो नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ ये सब है ना, तो वो सब उनके लिए रिसोर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, टीचर के पास जो नॉलेज स्किल एबिलिटीज़ क्या क्या है वो देखेंगे, एंड उन सब रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करने के लिए
सोचेंगे, है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, टीचर के पास जो रिसोर्स है उनको डेवलप करने के लिए हम लोग फोकस करेंगे, फोकस उनमें देंगे, है ना। तो ए एंड बी आएगा। फिर ई में देखो, एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग कमिटमेंट एंड कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ टीचर्स। हम लोग इन सर्विस जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हम लोग प्लान कर रहे हैं ना, वो इसी तरीके से प्लान करेंगे ताकि टीचर के कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो, वो लोग अपने जॉब पे ज़्यादा कमिटेड हो, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग मतलब प्लान करेंगे, ठीक है। तो ए बी एन ई आएगा, एंड ए बी ई आएगा, मतलब इनका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा 3, ठीक है। बाकी तो क्या हो गया, ड्यूरेशन ऑफ इन सर्विस, ये तो बाद की बात है। फाइनेंशियल बजट और ड्यूरेशन कितना देंगे वो तो बाद की बात है, पहले हम लोग वो सब देखेंगे, ठीक है। तो इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट क्रिटिकल पेडागोजी ऑफ पॉल फेरी। क्रिटिकल पेडागोजी किसने दिया था, पॉल फेरी ने दिया था। तो उसी हिसाब से उससे रिलेटेड कौन कौन सा होगा। पहले आप लोग देखो, ये जो ई दिया है, टीचिंग इज़ अवे फ्रॉम सोशल रियलिटी, टीचिंग सोशल रियलिटी से बहुत दूरी पे है, ये तो नहीं होगा, नेगेटिव है ये, है ना। तो ये गया। तो सी देखो, टीचिंग इज़ प्रो एस्टैब्लिशमेंट, पहले से ही एस्टैब्लिश है टीचिंग, तो ये तो नहीं है। तो सी को आप लोग हटाओ, सी को हटाओ। फिर रह गया कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप लोग क्रिटिकल पेडागोजी पढ़ा ही होगा ना आप लोगों ने। चलो, तो अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो क्या दिया है, फॉर एड्रेसिंग नीड्स ऑफ लर्नर्स थ्रू अ करिकुलम डिज़ाइन। जब करिकुलम को आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, लर्नर के जो नीड्स है उनके ऊपर ध्यान दोगे, है ना। तो इसके लिए कौन कौन से, ये कौन कौन सा होगा, लर्नर के नीड्स के, मतलब लर्नर के नीड के अकॉर्डिंग ही हम लोग करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, है ना। तो करिकुलम डिज़ाइनिंग के टाइम में कौन कौन से ऐसा है जिसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो ए में देखो, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द लर्नर, डेफिनेटली हम लोग देखेंगे, है ना। लर्नर के एज लेवल कितना है, एंड उन एज लेवल में उनके मेंटल डेवलपमेंट कितना हो सकता है ना, उसको हम लोग देख लेंगे, उसी हिसाब से करिकुलम को डिज़ाइन करेंगे। देन सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, हम लोग ये देखेंगे लर्नर कौन से सोसाइटी से आए हैं एंड उनका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, उन सब के ऊपर भी ध्यान देंगे, है ना। उसी हिसाब से हम लोग करिकुलम डिज़ाइन करेंगे। देन कौन सा होगा, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर, लर्नर के कॉग्निटिव रिलेटेड टू क्या, कॉग्निटिव वर्ड इज रिलेटेड टू द ब्रेन, माइंड, है ना। तो लर्नर को मतलब लर्नर के नॉलेज, लर्नर के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग उनका कितना है ना, वो सब भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ए बी एन ई आएगा, तो उसी हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हम लोग कास्ट स्ट्रक्चर नहीं देखते हैं, लर्नर्स के फैमिली ये सब नहीं देखेंगे जब हम लोग करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप लोग उसी हिसाब से भी देख सकते थे कि कास्ट स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा, मतलब सी नहीं आएगा, तो सी को एलिमिनेट करो, सी को एलिमिनेट करो, रह गया कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी बैन बाय द, मतलब यहाँ पे देखो क्या दिया है, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होता है, प्रॉपर फेथ, प्रॉपर कॉन्डक्ट, सब कुछ अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे, आप ना कोई भी किसी भी टाइप के निगेटिविटी या किसी भी टाइप के कुछ भी नेगेटिव मतलब जो है वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, है ना, क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है। इसीलिए आप ना जो सही है क्या गलत है वो सब आप डिसाइड कर सकोगे, है ना। तो जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या है, जिनके पास प्रॉपर फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट है वो कामिक मैटर को ब्लॉक करते हैं,
ठीक है। तो वो होता है, उन स्टेट को बोलते हैं स्टॉपर्स। तो कामिक मैटर क्या है? कामिक मैटर एक पर्टिकुलर टाइप का मैटर होता है जो विच इज़ अट्रैक्टेड टू द सोल, जो हम लोगों के सोल के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? अगर हम लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा ना, मतलब ये कामिक मैटर ना नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। तो नेगेटिविटी हम लोगों के सोल को अट्रैक्ट करेंगे। कब अट्रैक्ट करेंगे? अगर हम लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर कंडक्ट नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है, तब नेगेटिविटी हम लोगों के सोल को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर है तो क्या करेंगे? तो वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट, हम लोगों के सोल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ब्लॉक करेंगे, है ना। तो इसी स्टेट को बोलते हैं स्टॉपर्स, ठीक है। चलो, देन क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वुड यू एज अ टीचर, एक टीचर होने के नाते आपके स्टूडेंट को लर्निंग इम्पेयरमेंट क्लासरूम में, ठीक है, किसी स्टूडेंट को लर्निंग इम्पेयरमेंट क्या होता है? मतलब लर्निंग डिफ़िकल्टीज, ठीक है। अगर आपके क्लासरूम में किसी लर्नर के लर्निंग डिफ़िकल्टीज है क्या, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? उनको देख के ही कैसे मालूम पड़ेगा? नंबर 1 पे दिया है, द लर्नर कीप्स हैंड नियर हिज ईयर व्हेन यू स्पीक टू हिम। जब आप बात कर रहे हो ना, तो लर्नर, अगर आपने देखा कि लर्नर ने अपने कान के साइड में हाथ रख के आपको अच्छे से सुनने की कोशिश कर रहा है, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि इनके मतलब कान से थोड़ा कम सुनाई देते हैं, चाइल्ड में प्रॉब्लम है ना, उनके लर्निंग डिफ़िकल्टीज है। तो ये होगा, ठीक है। तो बी क्या दिया है? द लर्नर लीन्स टूवर्ड्स यू इन एन अटेम्प्ट टू हियर बेटर। तो लर्नर क्या, अगर आपने देखा कि लर्नर ना आगे आके आपको ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा है, जबकि बाकी सब स्टूडेंट्स अच्छे से आपको सुन पा रहे हैं, लेकिन वो लर्नर ना जितना आगे हो सकता है वो उतना ही आके आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि इनमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये भी होगा। देन द लर्नर स्क्वीजेस हिज और हर आइज एंड लुक्स एट यू। जब लर्नर ना, स्क्वीजेस क्या होता है? देखो, हाँ, अगर लर्नर आपको इसी तरीके से देख रहा है, देखो, तो ये होता है स्क्वीजेस, ठीक है। तो अगर लर्नर बहुत ही ऐसे मतलब स्क्वीजेस हिज आइज़ को स्क्वीज कर रहा है एंड आपके तरफ देख रहा है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसको ना अच्छे से दिखाई नहीं देता है ना। फिर डी में क्या दिया है? द लर्नर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू योर कॉलिंग अनलेस समवन टेल्स हिम और हर। आप उनको कुछ पूछ रहे हो, लेकिन उनको ना मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि वो आप ना उनको पूछ रहे हो। जब उनको कोई बोलेगा कि टीचर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, जब उनको कोई बोलेगा तभी वो तभी उनको मालूम पड़ेगा कि हाँ आप कुछ पूछ रहे हो उनको, ठीक है। तो ये सब क्या सिग्नल देते हैं? ये सब सिग्नल देते हैं कि लर्नर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें ना एनटीए वालों ने इसमें क्या किया, ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन यहाँ पे तो सब में 3 ऑप्शन दे दिया, इसलिए इनका आंसर ना ब्लैंक रखा है। आप लोग देखना, जो ऑफिशियल आंसर की है ना, इसमें उसका आंसर ब्लैंक है, क्योंकि सब कुछ आएगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, एक असर्शन का स्टेटमेंट, एक रीजन का स्टेटमेंट, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट कैसे देखते हैं? पहले हम लोग असर्शन का स्टेटमेंट देखेंगे, वो ट्रू है या फॉल्स है वो देखेंगे। फिर रीजन का स्टेटमेंट देखेंगे, वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अगर असर्शन ट्रू है एंड रीजन भी ट्रू है, तब हम लोग देखेंगे कि असर्शन का जो स्टेटमेंट है उसके रीजन ये है क्या, ठीक है। असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया है उनका रीजन ये है क्या, वो देखेंगे। अगर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए एंड आर दोनों करेक्ट है एंड आर इज़ द प्रॉपर रीजन ऑफ ए, ऐसे बोलेंगे, है ना। अभी फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि असर्शन में क्या दिया है कि इफेक्टिव लीडर मोटिवेट्स पीपल। जो इफेक्टिव लीडर है वो पीपल को, इंडिविजुअल को मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो ट्रू है ना, ये सही है।
देन रीजन क्या दिया है, रीजन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पीपल मे बी सेल्फ मोटिवेटेड टू गिव देयर बेस्ट। पीपल को हमेशा मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं, वो कभी कभी सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं। ठीक है, अगर अभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी को नेट या JRF लाने के लिए कोई मोटिवेट कर रहा है कि आप ना ऐसे करो कि नेट JRF क्लियर करो, इस तरीके से मोटिवेशन दे रहा है। लेकिन ऐसा भी स्टूडेंट्स है जिनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड है, वो खुद ही चाहते हैं कि वो लोग नेट JRF क्लियर करें। ठीक है, तो पीपल ना सेल्फ मोटिवेटेड भी हो सकते हैं, है ना, तो ये भी ट्रू सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस जो असर्शन का सेंटेंस है उनका रीजन ये है क्या, मतलब ऐसा होगा क्या, इफेक्टिव लीडर हर एक इंडिविजुअल को मोटिवेट कर सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअल सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो ये तो मैच नहीं हो रहा है ना एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा इसीलिए कि A एंड R दोनों करेक्ट है, लेकिन R प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है A का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस जितना हो सके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। एंड जो मेरा प्लेलिस्ट है जो NTA UGC नेट एस्पिरेंट्स बोल के, UGC नेट एस्पिरेंट्स बोल के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लोग NTA UGC नेट सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियोस देख सकते हो अगर आप लोगों को चाहिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो थैंक यू।